तो पेज नंबर 25 के फर्स्ट पैराग्राफ में हमने मिस्टर जो हमारे मदन मोहन शर्मा जी जो थे हेडमास्टर जी उनके चरित्र की विशेषता को पढ़ाई कि वो किस तरह से स्वभाव वाले थे और हम कभी गलती कर देते तो किस तरह से वो एक चपात हमारे गाल पर लगा देते थे। अब इसी का सेकंड पैराग्राफ देखिए। परंतु जब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी कि जहाँ खुशी से भागे जाए, मतलब तब हम हमारे जो हेडमास्टर जी थे इतने सरल नेचर के थे, फिर भी हमें स्कूल वहाँ का अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमें इतना इंटरेस्ट तब भी नहीं था। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। मतलब हमेशा कभी खुशी से हम स्कूल नहीं गए, हमेशा रोते या चिल्लाते ही हम स्कूल जाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियाँ या कभी कभी ऐसी स्थितियों में रहते हुए स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। कभी कभी हमें स्कूल अच्छा भी लगता था जब स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते। मतलब जो स्पोर्ट टीचर थे हमारे खेल शिक्षक, वो स्काउटिंग के टाइम पे हमें तरह तरह की अलग अलग कलर की नीली पीली हरी झंडियाँ हमारे हाथ में पकड़ते थे और 1 2 3 कहते और झंडियाँ ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करवाते तो हवा में लहराती और मतलब देख रहे हैं आप पिक्चर के माध्यम से कि स्पोर्ट टीचर उन्हें बोल रहे हैं और बच्चों के हाथ में झंडियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए आप, फड़फड़ाती झंडियों के साथ बाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगी रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। मतलब हम स्काउट की ड्रेस पहनते थे और खाकी ड्रेस रहती थी और 2 रंग के जो रुमाल थे वो गले में लगाकर अभ्यास करते थे। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल, बिगिन अगेन 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1। ऐसा पहला 1 2 3 बोलते थे, फिर 3 2 1 बोलते थे, फिर रिपीट लेते थे उसको। उनकी एक शाबाश ऐसे लगती थी जैसे हमने किसी फौज से सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियाँ पर साल भर लिखी हुई गुड का बहुवचन है, गुड्डो मतलब गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती थी। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। मतलब जब हमें अनुशासन में रखाया जाता था तो वो चीज़ें जब हम कतार में खड़े होते थे तो हमें बहुत ही अच्छी लगती थी और वो जब हमें शाबाश बोलते थे तो वो चीज़ हमें बहुत ही पसंद था। और यहाँ गुड्डो का मतलब होता है गुड का बहुवचन, मतलब गुड्स बोलते थे तो गुड्स नहीं बोलते, क्या बोलते थे, गुड्डो बोलते थे। ये पीटी सर की आदत है। पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त हुई गुडविल बहुत बड़ी थी, परंतु यह भी एहसास रहता था कि जैसे गुरुद्वार का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है। मतलब भय से, मतलब अनुशासन कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है पर उस अनुशासन से ही हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पीटी साहब से के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग जाती। मतलब हम पीटी साहब कितने भी हमारे जो स्पोर्ट टीचर थे कितने भी हमें डांटे डपटे या हमें अच्छा नहीं लगता था पर कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ चुके थे, उनके स्नेह से हम जुड़ चुके थे। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही थी। मतलब हमेशा कोई व्यक्ति डांटता रहे पर कभी कोई हमें शाबाश कह दे तो वो बड़ा अच्छा लगता है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। हर वर्ष, अब यहाँ क्या बताएगा कि हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी किताबें मिला करती थी। मतलब यहाँ लेखक बताते हैं कि मतलब हर साल जब एक क्लास पास होके जब नेक्स्ट क्लास में जब मैं जाता था तो मुझे पुरानी किताब मिलती थी। हमारे हेड मास्टर साहब जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। मतलब हमारे एक जो मास्टर जी थे, हेड मास्टर जी, वो एक बच्चे के घर जाके पढ़ाते थे क्योंकि वो बहुत धनी लड़का था। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे ही एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी किताबें मुझे दे देते थे। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मतलब हमारे परिवार की स्थिति ये थी कि हमारे परिवार में किसी को भी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो
तब 1-2 रुपये में आ जाया करती थी। मतलब उस समय 1-2 रुपये में नई किताबें आ जाती थी, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती थी। मतलब तब 1-2 रुपये की भी बहुत ज़्यादा कीमत थी। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाया करती थी। मतलब कोई 7 साल स्कूल में रहा हो तो मतलब ऐसा नियम था कि उनको पुरानी किताब स्कूल से मिल जाया करती थी। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या शाही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते थे। मतलब पेन वगैरह जो लाते थे उसमें साल भर में 1-2 रुपये खर्च हो जाते थे। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मतलब उस समय 1 रुपया भी बहुत मैटर करता था। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था। मतलब देखो कंडीशन क्या है, 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था और 2 रुपये की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। मतलब उस समय 1 रुपये की भी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, इसलिए जिसके घर में पैसा बहुत होता है वही बच्चे स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। मतलब लेखक बताते हैं कि हमारे परिवार में 2 परिवारों में मैं एक अकेला बच्चा ऐसा था जो मैं स्कूल जा रहा था। ये हमारे परिवार में शुरुआती स्कूल जाने की मैंने की थी, ऐसा लेखक बताते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। मतलब हमेशा उनको क्या होता था कि पुरानी किताबें मिलती थी तो उन्हें वो उत्साह नहीं था। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती थी कि मन बहुत उदास होने लगता। अब यहाँ लेखक की ऐसी सोच थी कि जब मुझे पुरानी किताबें और कॉपियाँ मिलती थी तो उस पुरानी किताब कॉपियों से मुझे एक अलग सी गंध आती थी। गंध आने से मतलब एक बदबू आती थी। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों लगता था, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मार पीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी, टीचर्स मारेंगे, ये भय कहीं ना कहीं अंदर था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते। कभी कभी नए मतलब सारे टीचर्स नए नहीं होते थे, पर 1-2 टीचर्स जो होते थे वो नए आ जाते थे जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि जैसे हम हरफन मोला होता है ना, हरफन मोला हो गए होना। मतलब एक ही कक्षा में जो शिक्षक पढ़ाते थे, यहाँ ऐसा बताया गया है कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते थे। मतलब एक ही साल में एक कक्षा पढ़ाते, फिर उनका कुछ प्रमोशन होता है तो वो नई क्लासें पढ़ाने लग जाते हैं, तो हरफन मोला हो गए। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार होते थे। मतलब अगर कुछ टीचर ऐसे थे कि अगर उनका काम नहीं करो तो वो हमें क्या समझने लग जाता था, हरफन मोला। अगर वो हमें लास्ट ईयर भी पढ़ाते हो और इस ईयर भी पढ़ा रहे हो तो उस स्थिति में अगर हम काम नहीं करते तो वो हमारा नाम कि ये काम करने वाला बच्चा नहीं है, और अगर नहीं करते थे तो वो हमारी चमड़ी जो है वो उधेड़ देते थे। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर देती थी। मतलब वो स्कूल के जो साइडों में जो पौधे लगे हुए थे उनकी कुछ गंध ऐसी आती थी तो वो भी कहीं ना कहीं लेखक को उदास कर देती थी, ऐसा लेखक वर्णन करते हैं। पर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए हमने फर्स्ट में पढ़ा, अब इसका नेक्स्ट देखना। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा ही लगने लगा था। पेज नंबर 27 का सेकंड पैराग्राफ देखिए। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से ही अच्छा लगने लगा था। मास्टर प्रीतमचंद जब हम स्काउटों को परेड कराते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ें या मुंह मेली विसिल से मार्च करवाया करते थे। मतलब जब स्पोर्ट टीचर विसिल बजाते थे और हमें मार्च कराते तो फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न करने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़न या अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो या फौजी जवान। अब यहाँ क्या अकड़ अकड़ कर जब चलते थे, स्काउट में जब परेड करते हैं या मार्च होता था तो वो जैसे चलते थे तो तब क्या होता था, उनको ऐसा लगता था कि हम विद्यार्थी नहीं होकर फौज हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। ये समय कब का था? दूसरे विश्व युद्ध का। परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज, मतलब वो जो रियासत थी उनकी, वो नाभा
रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब नाभा का जो रियासत का राजा था उनको 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और तमिलनाडु में कोडा एक नाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था। मतलब युद्ध होने से पहले ही जो हमारे जो राजा थे नासा के, उनकी मृत्यु हो गई थी। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा है। ऐसा बोला जाता था कि जो राजा था उसका जो लड़का है वो विलायत मतलब विदेश में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देशी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गाँवों में जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आते थे। नौटंकी मतलब नाटक दिखाने वाले भी आया करते थे। वो रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज का सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित करते थे। मतलब फौज में बहुत अच्छा दिखा करके, फौज में अगर भर्ती हो जाओगे तो बहुत बहादुरी का कारनामा दिखाकर लोगों को आकर्षित करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। देखिए गाना क्या था, गाना देखिए आप, भर्ती हो जाओ रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, उठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, उठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे, भर्ती हो जाइए। मतलब ऐसा वो गाना गाते थे। नेक्स्ट पेज देखिए। तो इस तरह से का वो गाना गाते थे। इन्हीं बातों से आकर्षित क्या बता रहे हैं कि इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। मतलब हमारे गांव में जब वो आते थे तो लोग आकर्षित हो जाते थे उन नौटंकी से और सेना में भर्ती हो जाते थे। कभी कभी हमें तो महसूस होता था कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मतलब लेखक को ऐसा लगता था कि जब हम स्काउटिंग की परेड करते थे तो हमें भी ऐसा महसूस होता था कि हम फौजी हैं। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा। मतलब हमारे जो खेल शिक्षक थे, हमने कभी भी नहीं देखा कि वो कभी हंसते थे या मुस्कुराते थे। उनका ठिंगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा, जो चेचक के दाग हो जाते हैं ना उनको माता के दाग बोलते हैं, चेचक से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ लगी रहती थी। मतलब उनके जो जूते थे, जूतों को बूट बोला गया है कि बूटों के ऊंची एड़ियों के नीचे खुरियाँ लगी रहती थी, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। मतलब टक 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 की जो आवाज़ आती है वो उस तरह से खिड़ियाँ उनकी लगी हुई थी। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठोके होते थे। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते थे। अगर वो कच्ची जगह में चलते या सख्त जगह में चलते तो उनके निशान हो जाते थे जूतों के। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कई मोच तक नहीं आती। मतलब उनके घुटनों बोला जाता है पर यहाँ टखनों में कई मोच नहीं आ जाती कि मतलब इतने भारी जूते पहनने के बाद भी इनको कुछ होता नहीं, ऐसा बच्चे सोचते थे। उनको देखकर हम यदि घर वालों के बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मतलब हमें डर दिखाते थे कि इस तरह के जूते पहनोगे तो तुम्हारे घुटने टेढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मास्टर प्रीतमचंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। मतलब डरते भी थे और कहीं ना कहीं हमारे जो खेल शिक्षक थे हम उनसे नफरत करते थे। कारण तो उनका मारपीट था। मतलब वो बहुत शक्ति बरतते थे और हमें मारते थे। हम सभी को जो मेरी ऊपर के हैं, मतलब लेकर बता जो मैंने ऊपर कहा, वह दिन कहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे।
लेखक बताते थे कि मैं जब चौथी में था तो वो हमें फारसी पढ़ाते थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। फारसी भाषा जो है वो अंग्रेजी से भी मुश्किल बताई जा रही है। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह ही ना हुआ होगा कि प्रीतमचंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा, मतलब एक शब्द का रूप याद करने के कहा। अलग अलग रूप होते हैं ना, जब हम पर्याय पढ़ते हैं तो उसे फारसी में एक शब्द का रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे। मतलब इस घड़ी, घंटी का मतलब होता है कि इसी समय पर वो आपसे सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहते, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो जाते थे। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए और कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाएं निकालकर कान पकड़ लिए। मुर्गा बनते हैं ना, वैसे मुर्गा बन गए। तो वह गुस्से से चीखे और पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़ते थे। मतलब मेरे जैसे कमज़ोर, लेखक यहाँ अपने को उनकी जो शारीरिक क्षमता बता रहे हैं वो कमज़ोर बता रहे हैं। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर से आ चुके थे। मतलब वो बाहर अपने ऑफिस से बाहर आ गए थे। हेडमास्टर जी, जब तक लेखक का नंबर आया मार खाने का तब तक हेडमास्टर जी उनके ऑफिस से बाहर आ गए। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उनसे कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी क्या लिखा है, अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। मतलब वो बाहर निकल के किसी से मिलने जा रहे थे। अस्पताल में कोई डॉक्टर कपलाश थे, उनसे मिलने चले गए। वह दफ्तर के सामने की एक ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने फिर आते समय, जाते हुए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे को सज़ा दी जा रही है, पर आते हुए जो उन्होंने देखा वो उनसे सहन नहीं हुआ। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए और आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद वह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। मतलब हेडमास्टर जी को गुस्सा आया। व्हाट आर यू डूइंग, मतलब उन्होंने किसको पूछा, स्पोर्ट टीचर का। इज़ इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, मतलब मैं इन 4th क्लास के स्टूडेंट को सजा दे रहा हूँ। स्पॉट इट एट वंस, तो इस तरह से मतलब इनको स्टॉप कर दो, रोक दो, ऐसा करके बोलते हैं। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी। उन दोनों ने आपस में इस तरह से बात कर ली थी। तो तुम क्या कर रहे हो, टीचर अध्यापक ने कहा, प्रधानाचार्य ने किसको कहा, स्पोर्ट टीचर को, जो खेल शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको 4th क्लास के बच्चों को सजा दे रहा हूँ। तो फिर स्पोर्ट टीचर को अपने जो प्रधानाचार्य बोलते हैं वो रोक दो। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। मतलब जब हम 5वीं में आते थे तो उस समय 5वीं में अंग्रेजी पढ़ाते थे। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था कि क्या करते हैं, क्या 4th श्रेणी को सजा देने का ये ढंग है, इसे फ़ौरन बंद करो। इस तरह से हमारे स्पोर्ट टीचर ने कहा कि तुम 4th क्लास के बच्चों को इस तरह से सजा दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं 4th क्लास के बच्चों को इस तरह सजा दे रहा हूँ। तो शर्मा जी गुस्से में कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। मतलब शर्मा जी कौन, हमारे लेखक के हेडमास्टर जी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए, प्रीतमचंद जो फिर कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। जाहिर सी बात है हेडमास्टर जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने अंदर ऑफिस में जाके कुछ न कुछ बोला होगा। तो कई दिनों तक जो हमारे खेल शिक्षक थे वो स्कूल ही नहीं आए। यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी। हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था, मतलब नौकरी से निकाल दिया था। करके निलंबित करना मतलब हटाना है ना, मुअत्तल करना मतलब हटाना। अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की जो राजधानी थी नाभा भेज दिया। मतलब जो हेड था हमारी राजधानी के, नाभा के रियासत में उन्होंने भेज दिया। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिसने ये आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। मतलब एक जो हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर थे उनसे एक आदेश लेना था और ये उनसे आदेश लेने के लिए ज़रूरी था। तब तक हमारे जो खेल शिक्षक थे उनको निलंबित कर दिया गया था। उस दिन
के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते, तब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करने लगती। मतलब फारसी का पीरियड जब भी लगता था फारसी भाषा का तो हमारा दिल धड़कने लग जाता था। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते थे। मतलब हम सर नहीं थे, पीटी सर हमारे जो पुराने थे तब वो नहीं आते तो भी हमारा मन जो धक धक करता रहता था। नेक्स्ट पर देखो, फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियाँ वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वहीं आराम से रह रहे थे। मतलब जहाँ वो रह रहे थे वो वहीं अभी भी रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों ने हमें बताया कि भैया बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। मतलब उन्हें स्कूल से निकाल दिया, इसकी उन्हें स्पोर्ट टीचर को जरा भी डर नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे थे शायद वो बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कर रहे थे। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों को छिलके या गोरियों को छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते थे। मतलब जो हमारे खेल शिक्षक थे उन्होंने अपने घर पे 2 तोतों को पाल रखा था और वो उन तोतों को बादाम भिगोकर और उन बादाम के छिलके उतार कर बादाम उन तोतों को खिलाते थे। जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे, परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था। अब क्या बता रहे हैं कि मतलब हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे। मतलब लेखक बता रहा है कि कभी कभी हम बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करते थे। जो बड़े बच्चे थे वो कभी कभी पीटी सर के आदेश पर कुछ उनके घर का काम कर दिया करते थे, परंतु हमारे लिए एक चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे। मतलब यहाँ प्रीतमचंद को देखो टीचर को एक गलत नाम से संबोधित किया है, प्रीतमचंद बिल्ला। यहाँ या प्रीतमचंद बिल्ला उनका सरनेम नहीं है, पर कभी कभी अभी आगे तो नहीं दिया है पर दिया है कि प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर। मतलब बच्चे बता रहे हैं कि प्रीतमचंद जो सर जो थे हमें मार मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देते थे। वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। मतलब जो इतना सख्त व्यक्ति है वो इन जानवरों को, जानवर से मतलब पक्षी, कौन 2 तोते को क्या खिलाते थे, बादाम खिलाते, तो मीठी मीठी बातें कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूखी आंखों से भय नहीं लगता था। मतलब वो बताते हैं कि जो तोते हैं, जो पक्षी हैं, क्या इनको इन प्रीतम सर से डर नहीं लगता था। इस तरह से लेकर बताते हैं। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। मतलब एक जो संभव नहीं हो सकता ऐसा ही मानते थे कि पक्षियों को कुछ खिलाना कितना पुण्य का काम है। इस तरह की बातें तो उस समय में हमारे दिमाग में नहीं आती, ऐसा लेखक बताते थे। और इस पार्ट में प्रधानाचार्य और खेल शिक्षक के चरित्र का वर्णन किया गया हूँ। लेखक गुरदयाल सिंह अपनी बचपन की याद करते हुए अपनी आत्मकथा का एक अंश प्रस्तुत करते हैं। ओके।